नमस्कार, मैं योगेश राणा। कांग्रेस में केदारनाथ से 13 नाम सामने आए हैं जो टिकट के लिए दावेदार है। केदारनाथ के लिए भेजा गया पर्यवेक्षकों का दल केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से ये 13 नाम लेकर वापस आया है। इन 13 नामों में हरक सिंह रावत का नाम नहीं है, यानी बात साफ है, हरक सिंह रावत ने अपने टिकट का दावा ऑफिशियली तो नहीं किया है अभी तक। वैसे खबर यह भी आ रही है गणेश गोदियाल खुलकर हरक सिंह रावत की दावेदारी के विरोध में उतर गए हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़े कुछ कारण निकलकर सामने आ रहे हैं, उनमें से सबसे प्रमुख जो है वो यह है कि लोकसभा के चुनाव में हरक सिंह रावत का टिकट की दावेदारी थी उनकी, लेकिन टिकट नहीं हुआ तो कांग्रेस के उम्मीदवारों का हरक सिंह रावत ने प्रचार भी नहीं किया। सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को कैसे टिकट दिया जा सकता है जो पार्टी के लिए कम और अपने लिए अधिक सोचता हो, क्योंकि जब वो टिकट के दावेदार थे लोकसभा के चुनाव में और टिकट नहीं हुआ तो पार्टी के अन्य उम्मीदवारों के लिए तो खुलकर सामने आकर प्रचार करना चाहिए था बहुत बड़े पैमाने पर, जो कि वो करते हुए दिखे नहीं। यह सवाल हरीश रावत ने भी उठाया था कुछ समय पहले। इसीलिए जिन गणेश गोदियाल ने 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हरक सिंह रावत को कांग्रेस में शामिल कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, उन्होंने शामिल कराया था जब उनको भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था हरक सिंह रावत को। वो ही गणेश गोदियाल अब हरक सिंह रावत की दावेदारी के विरोध में दीवार बनकर खड़े हो गए। इसीलिए हरक सिंह रावत दौड़ से बाहर होते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, हरक सिंह रावत के अलावा जो 13 नाम टिकट के दावेदारों के तौर पर जो सामने आए केदारनाथ से, इनमें से टिकट की दौड़ में सबसे आगे कौन खड़े हुए हैं? पहले ये 13 नाम जानते हैं। आलोक बगवाड़ी, लक्ष्मण रावत, वीर सिंह बुडेरा, विनोद राणा, पूर्व विधायक मनोज रावत, कुलदीप कंडारी, शशि सेमवाल, गणेश तिवारी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कुमार सजवान, कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट, अवतार सिंह नेगी, रीता पुष्पवान और अभिषेक भंडारी। अब इनमें से किसको टिकट मिलेगा यह तो पता नहीं, लेकिन दौड़ में जो सबसे आगे दिख रहे हैं उन पर अगर बात की जाए तो मनोज रावत, कुंवर सजवान, परवीन बगवाड़ी, शशि सेमवाल और शिषपाल बिष्ट। अब ये नाम ऊपर दिख रहे, आगे दिख रहे। वैसे चर्चा एक और भी उठ रही है, बीजेपी में कुलदीप रावत धीरे धीरे बागियों जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो वो कह रहे थे अगर टिकट नहीं मिला तो उनके समर्थक कांग्रेस के मंच पर जा सकते हैं। अब वो एक यूट्यूब इंटरव्यू में कह रहे हैं कि वो गेम चेंजर की भूमिका में है और वो यह भी कह रहे हैं कांग्रेस भी मुझसे संपर्क में है, ऐसे वक्त पर संपर्क होते ही है। कुलदीप रावत ने यह बड़ी बात कही है। अभी कुलदीप रावत और ऐश्वर्या रावत एक साथ दिखे भी है, यानी कि समीकरण बीजेपी में भी अंदर खाने कुछ बदल रहे हैं और कांग्रेस में भी ये सवाल बड़ा हो गया है कि इन 13 नामों में से सबसे आगे कौन खड़ा हुआ दिखेगा। वैसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, गणेश गोदियाल ने भी अगस्त मुनि में कांग्रेस के उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया के लिए जो बैठक हुई थी उसमें एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा जब शैला रानी रावत विधायक थी तो बीजेपी ने उनकी उपेक्षा की, बीजेपी उनकी उपेक्षा करती थी, वहां पर योजनाओं के लिए और विकास कार्यों के लिए धन नहीं जाता था। ये सब संकेत है जो यह बता रहे हैं कि जोड़ तोड़ और समीकरण साधने का काम अभी चल रहा है केदारनाथ में पर्दे के पीछे। लेकिन इस सब के बीच एक बात पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, कांग्रेस में कर्ण मेहरा, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और गणेश गोदियाल के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा है वो अभी शांत नहीं हुआ है। कर्ण मेहरा और कुमारी शैलजा में तनातनी बढ़ती जा रही है और इसको शांत करने की दिशा में कोई काम होता हुआ भी नहीं दिख रहा है। कुमारी शैलजा की निष्क्रियता के कारण कांग्रेस के लिए केदारनाथ उपचुनाव एक बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि उन्होंने प्रदेश प्रभारी बनने के बाद एक बार भी कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों के साथ उत्तराखंड में आकर सीधा संवाद नहीं किया है। साथ ही कर्ण मेहरा के काम में वो लगातार हस्तक्षेप कर रही है और ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि जब केदारनाथ उपचुनाव की तारीखें तय हो गई, इसके बाद भी उन्होंने सीधा कोई संवाद पदाधिकारियों या कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअली या फिर देहरादून आकर साधा नहीं है। जबकि बीजेपी में दुष्यंत गौतम लगातार लगे रहते हैं और बीजेपी पूरी की पूरी एकजुट दिखती रहती है। यह अलग बात है कि बीजेपी में भी जो टिकट के दावेदार है उनके बीच में बहुत सारा जोड़ तोड़ चल रहा है। लेकिन इन सब के बाद भी एक बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या कुमारी शैलजा के कारण केदारनाथ का यह उपचुनाव भी हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तरह ही उसी गति को प्राप्त हो जाएगा जिस गति को हरियाणा में कांग्रेस प्राप्त हुई। अब ऐसा होगा या नहीं होगा,
इस पर तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, गणेश गोदियाल के एक बयान पर जरूर गौर किया जाना चाहिए। गणेश गोदियाल ने अपने केदारनाथ दौरे के दौरान एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, इस केदारनाथ उपचुनाव में विजय की पताका से 2027 के लिए राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाने का रास्ता बनेगा। इस केदारनाथ विधानसभा से विजय की पताका फहराकर 2027 के लिए कांग्रेस का इस राज्य में सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। हम इस मजबूत इरादे के साथ केदारनाथ विधानसभा में इस क्षेत्र की जनता के सामने, इस क्षेत्र के मतदाताओं के सामने सर झुकाकर आज यहां पर पहली बार हम सब लोग प्रवेश कर रहे हैं। गणेश गोदियाल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत बड़े सपने दिखा रहे हैं, लेकिन गणेश गोदियाल के कहने पर इन सपनों को देखने के लिए, इन सपनों में खोने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक सवाल तो पैदा होता ही होगा। जब कांग्रेस के कार्यकर्ता गणेश गोदियाल के दिखाए सपने को देखते होंगे तो एक सवाल सामने आता ही होगा, और सवाल यह है कि बगैर एकजुट हुए कांग्रेस के बड़े नेताओं के इतना बड़ा सपना पूरा कैसे किया जा सकता है। कर्ण मेहरा पिछले कई दिन से कुमाऊं में अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पर है। हो सकता है वो कल देहरादून पहुंच जाए। इसके बाद उनका क्या बयान आता है केदारनाथ उपचुनाव पर, इसका इंतजार किया जाना चाहिए, क्योंकि कर्ण मेहरा केदारनाथ उपचुनाव को लेकर अभी उस तरीके से, यह जो गुटबाजी है, खेमेबाजी है उस पर, या फिर जो पर्यवेक्षक दो पहले थे, दो और बाद में जोड़ दिए गए गणेश गोदियाल की एंट्री पर, वो बहुत ज़्यादा बोल नहीं रहे। उनका कोई सीधा ऐसा कोई बयान सामने आया नहीं है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि कल देहरादून वो पहुंच सकते हैं। तो देहरादून आने के बाद कर्ण मेहरा का क्या बयान आएगा, इसका इंतजार किया जाना चाहिए, और इन 13 में से कौन आगे आएगा इसके भी कुछ संकेत हो सकता है मिल जाए। नमस्कार, मैं योगेश राणा।